नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आज मैं आपके सामने सीटेट के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीडीपी की प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर आया हूं। आपको क्या करना है कि बस इन सवालों के कॉन्सेप्ट पे जाना है और कॉन्सेप्ट के बाद आपको डायरेक्टली एग्जाम देना है। आप एग्जाम में ये पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम दीज साइड्स। ओके, तो बाकी हम आपको फ्रिक्वेंटली वीडियोस अपलोड कराते रहते हैं, तो डोंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 which of the following was suggested to develop integrated programs? ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं मैं कि सवाल जो आते हैं वो कैसे आते हैं। ऑप्शंस आप पढ़िए और ऑप्शंस में जो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगेगा उसी को टिक करना है। ठीक है, तो फॉर जो एनईपी 1986 आई थी उसमें ये क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड टू डेवलप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर एजुकेशन ऑफ फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड, टू टीच disabled children in the regular schools, to teach in schools with the subject of children with the disabilities। जिसमें मोस्ट ऑप्शंस, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में बात कर लिया, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में बोला कि रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाइए। ठीक है, एंड टू टीच स्कूल विद द सब्जेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज, उनके साथ पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, तो फॉर एजुकेशन ऑफ फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज इस पे उन्होंने फोकस किया था। तो ये जो हमारा राइट आंसर है एनईपी 1986 में जो बोला गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि भाई फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम बनाना है और उनको एजुकेशन कैसे दी जाएगी उसके बारे में फोकस किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। सो go for the next question. Okay, Anjali is a teacher. Anjali is a good achiever in the mathematics. Sorry, it's not teacher. Anjali is a good achiever in the mathematics but poor in science. The most probable reason is, देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है वो आपसे। अंजलि इज गुड इन मैथमेटिक्स बट पुअर इन साइंस, द मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज, ऐसा क्या रीजन रहा कि वो साइंस में कमजोर रही और मैथमेटिक्स में स्ट्रांग रही। तो girls are generally poor in the science. Parents of the Anjali are uneducated. Science teaching is not effective. Science is hard subject. अब देखिए आप कि कौन सा जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन है। गर्ल्स आर जनरली पुअर इन द साइंस, ये बहुत ही निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहीं से गलत हो जाता है। पेरेंट्स ऑफ अंजलि आर अनएजुकेटेड, भाई पेरेंट्स अनएजुकेटेड है तो उसका अंजलि की साइंस के लर्निंग में कोई क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। साइंस इज हार्ड सब्जेक्ट, बिल्कुल गलत बात। तो अपने आप कौन सा आंसर निकल के आएगा, साइंस टीचिंग इज नॉट इफेक्टिव। बच्चे का टीचर कैसा है, किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करता है, ये बहुत मैटर करता है। जनरली आप लोग देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स की तरफ अप्रोच कर लेते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है, अगर आप बायोलॉजी को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बायोलॉजी सेक्शंस में मूव करते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at which of the at which stage of the development the maximum development of intelligence takes place। ठीक है, देखिए पूछ रहा है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक प्लेस। अब मुझे आपके बताइए कि जो विकास के चरण है उसमें बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है, चाइल्डहुड में होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, एडल्टहुड जो हमारी किशोरावस्था होती है उसमें होता है, एडोलसेंस जो हमारी किशोरावस्था होती है, जब हम वयस्क बन जाते हैं एडल्टहुड बन जाते हैं तब होती है, इन्फेंसी हमारी शैशवावस्था होती है और चाइल्डहुड हमारी क्या होती है, बाल्यावस्था होती है।
जब हम किशोर होते हैं, किशोरावस्था जिसको हम एडल्सन स्टेट बोलते हैं, वहां पे हम बहुत ज्यादा लॉजिक्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा अपने एप्टीट्यूड का यूज करते हैं। तो हमारे बुद्धि का सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होता है हमारी किस स्टेज में होता है? एडल्सन स्टेज में। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो गो इन द वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वो लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हैं, हो सकता है कोई डेटा चेंज कर दे रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डिस्थीमिया, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिस्थीमिया इज, देखिए वो आपसे सवाल पूछ लिया एडीएसडी के बारे में। ठीक है, एडीएसडी के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया, और ऑटिज्म के बारे में सवाल पूछ लिया। ठीक है, डिफ्लेक्सिया के बारे में पूछ लिया, डिसलेक्सिया के बारे में पूछ लिया, अभी क्या है? डिस्थीमिया है। ठीक है, डिस्थीमिया क्या होती है? रीडिंग डिसऑर्डर नहीं होगी, वर्ड जैबलिंग डिसऑर्डर नहीं होगी, अब ये दो नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी, तो कौन सा प्रॉब्लम होगा? सीवियर स्ट्रेस स्टेट क्या होती है? डिस्थीमिया होती है, सीवियर डिस। ठीक है, राइटिंग क्या होती है? डिस्ग्राफिया होती है। ठीक है, डिसकैल्किया होती है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड से प्रॉब्लम जो होती है। ठीक है, और हमारी रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है? डिसलेक्सिया होती है। तो ये क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़ के जरूर जाइए एग्जामिनेशन में। आपको जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज है यहाँ से प्रॉब्लम जरूर पूछा जा रहा है। हमने आपको कई सारे अपने जो 16 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक जो सवाल आए हैं उनको कराया है। आप देखिए कि बार बार सवाल कैसे पूछा गया है। पहले उन्होंने डिसलेक्सिया पूछा रीडिंग से रिलेटेड, जिसमें फॉग को गॉफ दिखता है, डॉग को गॉड दिखता है। राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम डिसग्राफिया। ठीक है, डिसकैल्किया जो हमारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एडीएसडी के बारे में पूछा उन्होंने, ऑटिज्म के बारे में पूछा। तो ये सर एडीएसडी का एक वीडियो अपलोड किया, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, और बाकी एचटेट, सुपरटेट और सीटेट में तो पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द एनसीएफ? सवाल ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। ठीक है, अब भाई ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द एनसीएफ। अब आप देखिए सवाल आपको करना कैसे है। ठीक है, नॉलेज शुड बी लिंक टू लाइफ आउटसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा है। नॉलेज शुड बी लिंक टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल करेक्ट है। भाई हम स्कूल के बाहर की दुनिया के बारे में बच्चों को बताएंगे, तभी वहां से वो नॉलेज गेन कर सकेंगे। लिंक स्टडी टू द रॉड सिस्टम, रट्टा प्रणाली से रट्टा लगवाना है। टेक्स्ट डिस्कशन शुड नॉट रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, जो टेक्स्ट का जो डिस्कशन है वो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। भाई आपको लॉजिकल एग्जाम्पल देने हैं बच्चों को, लॉजिकल एग्जाम्पल के साथ बच्चों को पढ़ाना है, उनको कनेक्ट करना है अपने आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, द क्लासरूम शुड बी लिंक टू एक्टिविटीज एंड इट शुड बी मेड फ्लेक्सिबल। सीधी सी बात उन्होंने बताई थी कि एक्टिविटी बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बस उसमें एक ही चीज गलत है कि उनको रट्टा नहीं लगवाना है। तो नकारात्मक सेंटेंस कौन सा है? बी। यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडिंग द प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005? नकारात्मक चीजों के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि हमें रट्टा नहीं लगवाना। फिफ्थ का बी पार्ट इज अवर राइट आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Which of the following statement true about the role of heredity and environment? ठीक है, अब जो सवाल पूछा है
सवाल जो यहाँ से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस, कौन सा स्टेटमेंट सही है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक, और मतलब बच्चों के डेवलपमेंट में जो आनुवंशिकता है और जो इन्वायरमेंट है उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं। अब देखो क्या आप यहाँ पे चूज करिए। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट ट्रू पूछा है तो सकारात्मक स्टेटमेंट हमें पकड़ना है। ए चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। ऐसा तो नहीं है भाई, कंप्लीटली डिसाइडेड बाय जीन्स ऐसा कैसे हो सकता है। गुड केयर एंड ए न्यूट्रियस डाइट कैन फाइट ऑफ एन एनी डिसऑर्डर ए चाइल्ड इज बोर्न विद। ठीक है, अच्छी बात है, बट सवाल क्या पूछा है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे गुड केयर एंड न्यूट्रिशन डाइट तो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शंस भी गलत हो जाएगा। इन्वायरमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। नहीं भाई, लैंग्वेज डेवलपमेंट में तो इफेक्ट डालेगा ही, वनली इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट में नहीं डालेगा। कई सारी एक्टिविटी व इन्वायरमेंट में उठना बैठना, एक्टिविटी करना, पार्टिसिपेट करना, वो सारी चीजें भी वो इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करता है, तो वनली नहीं भाई, बहुत कुछ सीखता है वो अपने इन्वायरमेंट से। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन से बचे, सकारात्मक ऑप्शंस कौन से बचे, ये पहला ऑप्शन बचा। पूछा है कि सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, सिक्स्थ का ए। ठीक है, तो आपको जो हमारे पेडागोजी या सीडीपी की जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें आपको क्या समझना है, वो आपसे सकारात्मक स्टेटमेंट पूछता है या नकारात्मक स्टेटमेंट पूछता है। जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, कौन सा स्टेटमेंट करता है, उसी को आपको टिक करना है। अगर आपको एम्बिगिटी हो जाती है कि भाई दो प्रॉब्लम्स एक जैसी लग रही तो आपको उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स पर टिक करना है। आपका सवाल 100% सही होगा। प्लीज यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। Go in the next problem. Okay. Which of the following statements cannot be attributed to Piaget theory? ठीक है, सवाल उन्होंने पूछा है कि which one of the following statement cannot be attributed to Piaget theory? कौन सा जो कथन है वो Piaget theory को सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए, डेवलपमेंट अकर्ड इन द क्वालिटेटिव स्टेट्स, children construct and use knowledge about their world. Learning takes place through constant practice. Children act on their own environment. ठीक है, देखिए जीन पियाजे जो थे उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि बालकों में चिंतन करने एवं खोज करने की शक्ति उनके परिपक्वता स्तर पर प्राप्त करने पे होती है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि एक सर्टेन एज पे आने के बाद जो हमारा निरंतर अभ्यास से नहीं बल्कि निश्चित आयु आने पर ही परिपक्व होता है। उन्होंने अपनी जो संवेदी पेशी अवस्था बताई, जीरो से 2 वर्ष तक, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था बताई 2 से 7 वर्ष तक, ठोस संक्रियात्मक अवस्था बताई 7 से 12 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई 12 से 15 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन्होंने बताया, मतलब जो भी हमारा लॉजिक्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी। उन्होंने कहा था कि एक सर्टेन एज आने के बाद आप निरंतर अभ्यास से नहीं बल्कि आप अपने लॉजिक्स एंड माइंड से आप आगे बढ़ेंगे। तो लर्निंग के बारे में ये जो स्टेटमेंट बोला है उन्होंने, ये गलत स्टेटमेंट था। ठीक है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, पियाजे ने बोला। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, खुद सीखता है वो, बोला उन्होंने। चिल्ड्रेन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, बोला उन्होंने अपनी डिफरेंट स्टेजेस में।
बट ये नहीं बोला, बट सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड, ये ऑप्शन सही। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज नकारात्मक स्टेटमेंट बोल रहा है कि पियाजे थ्योरी का क्या है, तो थर्ड ऑप्शन है। तो आप ऐसे लॉजिक्स लगाएंगे, ठीक है, पियाजे की जो 4 स्टेजेस थी उसमें लॉजिक्स लगाएंगे, और लॉजिक लगाने के बाद आप आंसर को करेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने लॉजिक लगाया और आंसर करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। Next problem is which one of the following options best describe the progressive education? ठीक है, जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब। अब यहाँ पे सकारात्मक चीजों के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए, बेस्ट जो है वो कौन सा ऑप्शन है जो इस आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन और या प्रगतिशील शिक्षा का जो मतलब डेवलपमेंट किया था, स्टेटमेंट दिया था, वो हमारे जॉन डीवी सर ने किया था। जॉन डीवी सर का स्टेटमेंट क्या था कि इस शिक्षा प्रणाली में करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, परियोजना विधि मतलब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मेथड, ओके, समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर बल, ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व और लोकतंत्र के लिए शिक्षा, आजीवन सीखने और सामाजिक कौशल पर बल दिया गया। आई रिपीट अगेन, जॉन डीवी सर ने क्या बोला? जॉन डीवी सर ने बोला था कि प्रगतिशील शिक्षा से क्या अभिप्राय है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, परियोजना विधि मीन्स प्रोजेक्ट मेथड, और सहयोग से सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं, समस्या समाधान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया, ठीक है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी फोकस किया गया, और थ्रू आउट लर्निंग के बारे में भी फोकस किया गया। तो सबसे जो सकारात्मक हमारा स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा? लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना मेथड, आपस में लर्न करना, ठीक है, इसके बारे में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये होगा। थीमेटिक यूनिट्स के बारे में नहीं बताया, पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में नहीं बताया, एबिलिटी ग्रुपिंग के बारे में नहीं बताया, प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग और रैंकिंग इसके बारे में उन्होंने नहीं चर्चा किया। प्रोजेक्ट मेथड्स को बताया, एबिलिटी ग्रुपिंग को भी बताया, बट रैंकिंग नहीं था। तो ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो जॉन डेवी सर ने क्या दिया, 8 का 1। तो जो ये हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा, इसके बारे में बहुत हर शिफ्ट में एक सवाल आया है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाइएगा। आई रिपीट अगेन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जॉन डेवी सर ने बताया। कहीं भी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Which one of the following can be considered as a contribution of the Carlsberg theory? ठीक है, अब सवाल देखिए क्या पूछा उन्होंने। This theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. ठीक है, the theory has elaborate testing procedures. It establishes a clear relationship between moral reasoning and action. ठीक है, his belief is that children are moral philosophers. अब देखिए इसमें क्या उन्होंने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलबर्ग्स थ्योरी। ठीक है, कॉलबर्ग सर ने जो थ्योरी अपनी दी वो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। अब उसके बारे में 4 में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट सपोर्ट आंसर होगा, तो हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन बेस्ट सपोर्टिव। देखिए कॉलबर्ग, जो लॉरेंस कॉलबर्ग थे, उन्होंने अपने रिसर्च से प्रूफ किया था पियाजे थ्योरी को कि बालक में नैतिक विकास 3 मुख्य अवस्थाओं में होता है। जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो अपना 3 मेन स्टेजेस में होता है। ठीक है, 3 मेन स्टेजेस में होता है। आई रिपीट अगेन, कॉलबर्ग सर ने अपने रिसर्च में प्रूफ किया था कि क्या प्रूफ किया था
कि जो बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट होता है वो 3 मेन स्टेजेस में होता है। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक स्तर की 2-2 स्टेज होती हैं, और इनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता, कॉग्निटिव मैच्योरिटी और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन दिया था। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे रिपीट कर रहा हूं इसमें। जो लॉरेंस कॉर्बल सर थे, उन्होंने जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत को ही विस्तारित, परिवर्तित तथा परिष्कृत किया है। ठीक है, जीन पियाजे सर ने भी नैतिक विकास के बारे में बताया था और अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, और वहां पे उन्होंने बताया था कि हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। ठीक है, रेस्ट जो ऑप्शंस हैं वो हमारे सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई रिपीट अगेन। ठीक है, कॉलबर्ग ने अपने रिसर्च में सिद्ध किया था कि बालक में नैतिक विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक स्तर पे 2-2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता, कॉग्निटिव मैच्योरिटी और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन दिया गया था। तो जो सकारात्मक आंसर होगा 9th का, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The zone of the proximal development refers to ZPD. Okay, zone of the proximal development refers to क्या है? Zone of proximal development refers to the phase when maximum development is possible, the development phase when child makes a complete responsible for learning. Okay, I repeat again. The phase when maximum development is possible, the developmental phase when child takes complete responsibility for learning, the context in which children can almost perform a task their own and right level of support, the point in learning when support can be withdrawn. Okay, so what is the ZPD, zone of the proximal development, refers to? देखिए, वाइगॉत्स्की सर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निकटवर्ती विकास का क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि निकटवर्ती विकास के क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे गठन की रेंज होती है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की सहायता से कर सकता है। ठीक है, जोनो प्रॉक्सिबल डेवलपमेंट जो बताया गया वाइगॉस्की सर ने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास में निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, उसमें ये बताया था कि बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें उन्होंने ये कहा कि वो अकेले नहीं कर सकते, बट अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो वो उसे कर लेते हैं। तो जेडपीडी के बारे में जो हमारे वाइगॉत्स्की सर ने बताया, वो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप चूज करिए। Development will take complete responsibility for learning in context which children can almost perform tasks their own right level of support. So third one is the right option. Rest one is not refers to for the ZPD. Okay? कि अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है तब वो ऑलमोस्ट कठिन से कठिन कार्यों को कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है अब तक, और आने वाली हर शिफ्ट में लगभग ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि व्यागास्की सर ने जेडपीडी के बारे में क्या बोला, जेडपीडी के स्टेटमेंट्स पूछ सकता है, जेडपीडी किसने दिया ये पूछ सकता है, कई बार पूछ सकता है। ठीक है, सो गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The theory of the multiple intelligence says that, ठीक है,
सवाल पूछा, द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट इंटेलिजेंस कैन बी rapidly accelerated. Intelligence can be several kinds. Paper pencil tests are not helpful. Intelligence can be multiple with the effective pedagogy. मल्टीपल इंटेलिजेंस मीन्स बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछा। ठीक है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछा उन्होंने। और मैं आपको बता दूं कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत हो गया, हमारे रॉबर्ट गार्डनर साहब ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि बुद्धि के जो एकाधिक या बहुबुद्धि का जो सिद्धांत का विकास गार्डनर सर के द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि का स्वरूप है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो सिंगल नहीं है, वो मल्टीपल है। ठीक है, और उन्होंने लगभग 9 इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। भाषाई बुद्धि के बारे में बताया था, स्थानिक बुद्धि के बारे में बताया था, तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में बताया था, शारीरिक गणितीय बुद्धि के बारे में बताया था, सांगीतिक बुद्धि के बारे में बताया था, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि के बारे में बताया था, प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में बताया था, नेचुरल इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में बताया था। ऐसे इस तरीके से उन्हें 8 या 9 इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। तो द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट intelligence can be several kinds is the right option. Okay, so 11th B is right option. Okay, go for the next. The teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning too. एक टीचर है, वो असेसमेंट को लर्निंग, बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि मतलब लर्निंग मतलब कैसे लर्न कर रहे हैं बच्चे, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों में यूटिलाइज कर रहा है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? पूछ रहा है कि नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, ऐसा वो करके क्या कर रहा है? वो चिल्ड्रन की प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट के बारे में समझ रहा है। नो लर्निंग लीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, बच्चों की लर्निंग की नीड्स के बारे में समझ रहा है और अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में सेलेक्ट कर रहा है। assess child performance at periodic intervals and certify his her performance, बच्चों के परफॉर्मेंस को पीरियडिक इंटरवल पे चेक कर रहा है वो। मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। अब इसमें से क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो चेक करते हैं वो। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जो सीखने के लिए मूल्यांकन है और सीखने के मूल्यांकन है, ठीक है, सीखने के लिए जो मूल्यांकन है और सीखने के मूल्यांकन है, दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सीखने के लिए जो मूल्यांकन है वो एक सॉल्विंग नेचर का होता है। इसमें विद्यार्थी की अधिगम उपलब्धि के साथ साथ उसके सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या सीखता है, कितना सीखता है और कैसे सीखता है, तथा उसके सीखने का तरीका एवं शैली क्या है। विद्यार्थी स्टूडेंट अगर लर्न नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या कारण है, और इस बात पर भी चर्चा होती है कि उसकी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो ये सीखने के लिए मूल्यांकन है। और जो सीखने का मूल्यांकन है, संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात पूर्व निर्धारित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति का परीक्षण करती है। ठीक है, आपने जो गोल्स अचीवमेंट कर पाए हैं कि नहीं, जो गोल्स आपने टारगेट किए हैं वो अचीव कर पाए हैं कि नहीं। तो ये जो असेसमेंट होता है जनरली राइटिंग और ओरल टेस्ट लेके होता है। इस मूल्यांकन से विद्यार्थी का परीक्षा के प्रति भय कम होता है, क्योंकि इसमें उनकी क्षमता के अनुरूप आकलन की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो जो टीचर्स होता है वो स्टूडेंट के डेवलपमेंट और उसके जो मतलब अचीवमेंट लेवल से वो क्या है अवगत हो जाता है कि भाई हमने स्टूडेंट की ग्रोथ क्या हुई और उसने क्या अचीव किया, ये चीज पता चल जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ये होगा नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। ठीक है, सो गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
पैटर्न्स ऑफ द डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, ठीक है। अब इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि जो बच्चे अच्छे तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग, मैंने कल आपको बताया था ना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। अवसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, इसके बारे में कल हमने बताया था। तो आप लोग वहां पे देखिएगा कि जो अलग अलग सोच वाले बच्चे हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो अलग अलग दिशा में सोचना क्या कहलाता है हमारा, अपसारी चिंतन कहलाता है, जो कि किस चीज की, सृजनात्मकता की विशेष पहचान होती है, ठीक है। तो सृजनात्मकता एक विशेष प्रकार की चिंतन करने का माध्यम है जिसे सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। और सृजनात्मकता सामान्यतः उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें मौलिकता, ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लुएंसी और इलाबोरेशन की झलक होती है। तो डिसेबल्ड, डिसलेक्सिक, क्रिएटिव, रेसिलेंट ये गलत हो जाएंगे और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है अपसारी चिंतन में, ठीक है, अलग अलग दिशा में सोचना जो होता है वो हमारा अपसारी चिंतन होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिएटिव। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन पे बार बार सवाल आ रहे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो मेमोरी, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस। इमोशंस क्या है, फियर है, डर, डर हमारा एक इमोशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे। और इसको कैसे हम स्टेब्लिश कर सकते हैं हमारा डर, हमारा, अब आप लोग कैसे करेंगे, जैसे जो इमोशंस की बात अगर हम करते हैं तो इमोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमोशंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग। सवाल आपके एग्जाम में आता है। अब संवेग में ऐसा नहीं होता कि केवल उत्तेजना को शामिल नहीं किया जा सकता, इसमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं हमारे, ठीक है। इमोशंस में हमारे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, लाइक कुछ इंटरनल बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं, जैसे हृदय की गति में परिवर्तन हो जाता है, हमारे ब्लड प्रेशर में परिवर्तन हो जाता है, सांस की गति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं जो प्रॉब्लम हमें दी गई है उसमें ये देखा जाए कि संवेग या इमोशंस का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, डर है, फियर, ठीक है। क्योंकि डरने पर व्यक्ति के चेहरे से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ आंतरिक व्यवहार एवं शारीरिक परिवर्तन हुए हैं। तो राइट ऑप्शन इज 2। ओके, बाकी मेमोरी, अटेंशन, स्टिमुलस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक 3 साल का बच्चा है, 3 year old child, explain that milk is produced by a machine at milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child understanding? एक 3 साल का बच्चा है, वो एक्सप्लेन करता है कि मिल्क जो है एक मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो जो 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं इनमें से बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चाइल्ड को बाहरी वर्ल्ड की बहुत कम जानकारी है। द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ द बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउस, काऊ नहीं देखा है कभी। द चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर ए स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट टू द चाइल्ड। चाइल्ड की जो फैमिली है बच्चे को प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे देखिए जो बेस्ट ऑप्शन लिमिटेड एक्सपोजर है वर्ल्ड का, ठीक है, ये हो सकता है। जो सेकंड ऑप्शन है आप देखिए, द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ द बाइंग मिल्क फ्रॉम मिल्क बूथ। बच्चे के पेरेंट्स ने या मम्मी पापा ने उसे मिल्क शॉप पे ले गया, मदर डेयरी के मिल्क शॉप पे ले गया और वहां पे उसने कॉइन डाला या कार्ड स्वेप किया और अपना जो कंटेनर था लगाया और वहां से मिल्क आया और मिल्क लेके आ गए और बच्चे के पेरेंट्स ने बताया कि बेटा हमने मिल्क ले लिया है। तो उसका होलसेल एक्सपीरियंस जो था मिल्क को लेके यही था। तो दिस इज द राइट ऑप्शन कि बच्चे ने जो कुछ देखा उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना स्टेटमेंट बोला, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज
NCF 2005 derives its understanding from। अब देखिए इन्होंने NCF 2005 में पूछा कि derives its understanding from, क्या पूछा इन्होंने? ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरीज। तो कॉग्निटिव थ्योरीज में तो कोई स्टेटमेंट एनसीएफ में नहीं दिया गया था। ह्यूमनिज्म के बारे में भी कम बोला, बिहेवियरिज्म के बारे में भी कम बोला। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे, उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बोला कि कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो करिकुलम होगा वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और बच्चों की स्पेशल नीड्स पे आधारित वो होना चाहिए, ठीक है। और हमें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए, होलिस्टिक एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे बच्चों पे लोड कम हो, वो अच्छा अपने दिमाग का यूज कर सकें और अच्छा डेवलपमेंट कर सकें। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज कंस्ट्रक्टिविज्म। ईवीएस में भी आपसे यहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी करके जाइएगा ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005 के में, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, एक children in a class can be considered to be motivated। Children in a class can be considered to be motivated। एक बच्चे जो है क्लास में मोटिवेटेड है ऐसा कंसिडर्ड कब किया जाएगा? They comes to school neatly dressed in uniform, they maintain discipline in the class, all are regular in the attendance, they ask questions seeking clarification from the teachers, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस क्या होगा कि वो हमारे जो बच्चे हैं क्लास में मोटिवेटेड हैं, ठीक है, नीटली ड्रेस्ड हैं, तो ये क्या कहते हैं डिसिप्लिन का पार्ट हो जाता है। उन्होंने क्लास में डिसिप्लिन किया, ये भी एक डिसिप्लिन पार्ट हो जाता है। रेगुलर है वो अटेंडेंस में, ये भी एक अटेंटिवनेस दिखाता है। बट मोटिवेटेड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दे आस्क क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस पे अपने क्लैरिफिकेशंस करते हैं टीचर से। मोर एंड मोर क्वेश्चन दे जस्ट वांट टू आस्क विद द क्वेश्चंस और क्लैरिफाई करते हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। रेस्ट ऑप्शंस आर नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। In must MCQs of the CTET, you need to correct most appropriate options. Okay, so go on the next problem. 18. Which one of the following best describe the role of textbook in the classrooms? Okay, they are one of the resource and reference material available in the class. They are one of the most resource and reference material available in the class. They maintain homogeneity in learning across a state or the nations. They provide guidance to teachers and present about the course of study. They provide guidance to teachers and parents about the course of study. They form the most essential learning resource in the resource-starved context. Which of the following is the best describe the role of textbook in the classroom? क्लासरूम के बारे में पूछा है, ठीक है। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसमें क्लासरूम्स के बारे में बताया नहीं गया, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स है स्टेट और नेशंस लेवल पे, यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताया। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट कोर्स ऑफ स्टडी, ये करेक्ट है। बट क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं कर रहे हैं। दे फ्रॉम द मोस्ट इसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन स्टेप्ड कंस्ट्रक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने क्लासरूम के बारे में नहीं बताया। तो जो मोस्ट appropriate options होगा, they are one of the resource and reference material available in the class, is the correct option is this 18, the first option। एग्जामिनेशन में ऐसे ही सवाल आपसे वो पूछ रहे हैं और आप यहाँ पे मिस्टेक करके नहीं आएंगे, ठीक है। सो गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Children acquire gender role through all of the following except media, socialization, culture and tutoring। सवाल जो पूछा आपसे यहाँ पे, ठीक है, वो क्या पूछा कि तो चिल्ड्रन जो है वो जेंडर रोल एक्वायर करते हैं
थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कहां से वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहां से वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो देखिए, ट्यूशन को छोड़ के बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया से भी ग्रहण करते हैं, सोशलाइजेशंस भी करते हैं, सामाजिककरण से भी करते हैं और अपनी संस्कृति से भी करते हैं, लेकिन ट्यूशन से वो लिंग भूमिकाएं नहीं ग्रहण कर पाते। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ होगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सवाल भी आपसे एग्जामिनेशंस में वो पूछ रहे हैं। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस says intelligence can be rapidly changed. Intelligence can be several kinds. Intelligence can be rapidly accelerated. In paper pencil tests are not helpful. Intelligence can be multiplied with effective pedagogy. अब मैंने आपको एक चीज बताया है कि जो हमारा इंटेलिजेंस का जो प्रिंसिपल है वो गार्डनर सर ने दिया था। गार्डनर सर ने बताया था कि ये जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कई तरह की होती है। ठीक है, और रैपिडली एक्सेलरेटेड नहीं हो सकती। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। मैंने अभी बताया कि जो हावर्ड गार्डनर सर थे उन्होंने 9 इंटेलिजेंस के बारे में बताया था अपनी प्रीवियस एक क्वेश्चंस में। तो ये सवाल हर टेस्ट में फ्रिक्वेंटली आ रहा है। ठीक है, ये अगर कोई पूछता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, और हार्वर्ड गार्डनर सर ने दी थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So we'll go for the next problem. Which of the following is a stage of the moral development proposed by Lawrence Kohlberg? ओके, जो कौन सी स्टेज है जो मॉरल डेवलपमेंट को प्रपोज करती है, जो लॉरेंस कॉल्बर्ग के। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी स्टेज है वो। देखिए, अगर मैं लॉरेंस कॉल्बर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बताया था कि उन्होंने एक हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, और एक हमारी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, एक हमारी होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एक हमारी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो उसमें जो उन्होंने बताया था कि जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है, फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय द लॉरेंस कॉल्बर्ग। तो लेटेंसी स्टेज के बारे में, जो लेटेंसी स्टेज है उसको बोलते हैं हम लोग प्रसुप्ति अवस्था। ठीक है, और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज जो थी उसके बारे में भी बताया था उन्होंने। और लेटेंसी स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन, समाज में किस तरीके से वो अपना ओरिएंटेशन करेगा, इसके बारे में बताया था। तो समाज हित के नियमों के बारे में जो उन्होंने बताया था, तो जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें तो वो समाज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में भी हमारे समाज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। और जो हमारी प्रसूति अवस्था है जिसको हम लोग लेटेंसी स्टेज बोलते हैं उसमें भी नहीं कर सकता। तो जो हमारी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द लॉरेंस कॉल्बर्ग। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा जिसमें वो समाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉरेंस कॉल्बर्ग द्वारा नैतिक विकास की एक अवस्था है उसमें जो हमारी सामाजिक अनुबंधन और अभिविन्यास के बारे में बताया, सामाजिक अभिबंधन एंड अभिविन्यास के बारे में। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ द एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि जो क्रिटिकल पीरियड ऑफ द एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेजेस क्या होता है। डेवलपमेंट के बारे में आप कहाँ से सीखते हैं? ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में आप कहाँ से सीखते हैं? प्री नेटल पीरियड में सीखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में सीखते हैं, मिडिल चाइल्डहुड में सीखते हैं, एडोलसेंस में सीखते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कौन से सब सीखते हैं। जो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन है? ठीक है, अगर मैं प्री नेटल पीरियड की बात करूं, प्री नेटल पीरियड, तो जन्म पूर्व अवधि का समय भाषा विकास से संबंधित नहीं है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है? सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था हो सकती है, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इस समय बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होती है। बालक जो अनुभव करता है, बालक जो भी अनुभव करता है वो अपनी भाषा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे वो कहता है प्यासा होता है तो अपनी मम्मी से मम मांगता है। ठीक है, मम, मम का मतलब उसका पानी होता है, तो वो पानी मांगता है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, टूटी फूटी लैंग्वेज के में वो मांगता है। तो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ द एक्विजिशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, बाद में वो पानी बोलेगा, वाटर भी बोलेगा, मम्मा गिव मी वाटर भी बोलेगा, बट स्टार्टिंग में वो जो अनुभव करता है वो अपनी भाषा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। तो मध्य बाल्यावस्था में बालकों की भाषा विकास अधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, किशोरावस्था तक बालक का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है एडोलसेंस में। और जो जन्म से पूर्व पूर्व प्रीनेटल पीरियड ये भाषा से संबंधित है ही नहीं है। तो द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ द एक्विजिशन डेवलपमेंट, पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का जो अर्जन होता है और विकास होता है वो कहाँ होता है? अर्ली चाइल्डहुड में। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Which of the following theorists, while viewing children as an active seeker of the knowledge, emphasize the influence of the social and cultural contents on their thinking? ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन सवाल उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो इसमें से जो हमारे जेबी वॉटसन साहब थे, उन्होंने क्या किया, वो व्यवहारवाद के जनक थे, व्यवहार की विचारधारा को मानने वाले थे। और जो हमारे लॉरेंस कॉलबर्ग साहब थे, वो नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रभावित, जो हमारे लॉरेंस कॉलबर्ग साहब थे, उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया था, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया था। और जो हमारे जेबी वाटसन साहब थे, हमारे ये व्यवहारवाद के जनक थे। और जो हमारे लॉरेंस कॉलबर्ग थे, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया। जीन पियाजे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में बताया। और हमारे जो व्यगास्की सर थे, जो लेव वेगास्की सर, उन्होंने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो अगर मैं वेगास्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना, जबकि पियाजे ने परिपक्वता को महत्व दिया। आई रिपीट अगेन, जियान पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों के लिए मैच्योर होना उपयुक्त माना, और जो हमारे वेगास्की सर थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या माना, महत्वपूर्ण, भाषा को महत्वपूर्ण माना। तो एक्टिव सीकर्स ऑफ द नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑफ देयर थिंकिंग। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, लेव वेगास्की,
जिन्होंने बताया कि उनके चिंतन पर बच्चों के चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव का महत्व दिया। तो हमारा जीन पियाजे और व्यासी मिलते जुलते ऑप्शंस हैं, तो हमारा व्यगासी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Which of the following behaviors characteristic the concrete operational stage as proposed by the Jean Piaget? Okay. देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जॉन पियाजे साहब की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें ये तीसरी अवस्था है जो 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, इसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो संरक्षण सीखता है, कंजर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन सीखता है, और रिलेशंस, आपस में रिलेशंस का भी सीखता है, रिलेशनशिप का विकास हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था के बालक लेटर चाइल्डहुड में होते हैं, जो क्लास इन्वायरमेंट को भली भांति रूप से समझ के उनको समझते हैं। तो अगर मैं देखा जाए तो ये जो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होगा इसका, वो क्या हो सकता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो जे एन पियाजे की थी, वो उसमें 7 से 12 वर्ष के बालक होते हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिकल रीजनिंग और प्रपोजनल थॉट्स ये नहीं होते हैं, ये ऑप्शंस गलत हो जाएगा। डिफर्ड इमिटेशंस ये भी नहीं हो जा पाएगा। मेक बिलीव प्ले इनवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रतीकात्मक प्ले ये भी नहीं हो पाएगा। तो कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन्स, क्लास को भली बात, क्लास के इन्वायरमेंट को भली बात समझने लगते हैं इस अवस्था में बालक, जो कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, और कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और रिलेशंस के बारे में समझते हैं। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और रिलेशंस के बारे में समझते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शंस। Second one is the correct options. Okay, so next problem is primary characteristics of the children with the dyslexia includes, primary characteristics of the children with the dyslexia includes। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्या बताया था कि जो हमारी डिसलेक्सिया होती है वो रीडिंग से संबंधित डिसऑर्डर होती है, डिस्ग्राफिया जो होती है वो राइटिंग से संबंधित डिसऑर्डर होती है, और डिस्थीमिया जो होती है वो हमारी सीवियर स्टेजेस स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। तो अटेंशन डिफिशिट डिसऑर्डर, डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी इन द रीडिंग संबंधी डिसऑर्डर, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली एंड इंगेजिंग इन द रिपिटेटिव लोकोमोटर सेक्शंस। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया, जो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसलेक्सिया की, वो क्या होती है? बच्चे रीड नहीं कर पाते, फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाते, तो ये सबसे जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्राइमरी वर्ड पे फोकस करना है, अदरवाइज आप सेकंड क्वेश्चंस पे लगा के आंसर चले आएंगे। ठीक है, वैसे सेकंड आंसर गलत है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, ये तो हो ही नहीं सकता। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द रीडिंग डिसऑर्डर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, गो ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The concept of the inclusive education as advocated in the Right of to Education Act 2009 based on, देखो आरटी 2009 में उन्होंने समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया था, और आरटी एक्ट 2009 में ये क्या है मेन ऑप्शंस? द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, a symptomatic attitude toward disabled, a right-based humanistic perspective, mainstreaming of the disabled by offering them the primary vocational education। ठीक है, तो क्या है ये, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा? जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था इस पूरे आरटी 2009 का समावेशी शिक्षा को लेके,
अब देखिए, इसमें बोला है कि बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा इन्होंने बोला है कि अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। और इन्होंने बोला अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। और मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो आरटी 2009 में जो करेक्ट बात उन्होंने बताई कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट बेस्ड ह्यूमैनिटिक राइट बेस्ड राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा आरटी 2009 में समावेशी शिक्षा के बारे में जो उन्होंने बताया था। ठीक है, वैसे समावेशी शिक्षा के बारे में हम आपको एक बात बता दें कि जो हमारी समावेशिक शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। चूंकि एक समावेशी शिक्षा में सामान्य छात्र में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र लाइक प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से क्षतिग्रस्त, जिनको हम लोग स्पेशल अटेंटिव स्टूडेंट्स बोलते हैं, एक नियमित विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः इन सभी को आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए शिक्षक को विभिन्न विधियों एवं सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन कराना चाहिए। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग एड्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा से हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट, primary school teachers can encourage the children to become effective problem solver by offering materialistic rewards for every small task, emphasizing only on the procedural knowledge, dismissing and penalizing the incorrect answer, encouraging children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same। ठीक है, अब इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कह सकते हैं उन्होंने प्रत्येक छोटे कार्य के लिए एक मेटालिस्टिक रिवार्ड्स दे के आप कर सकते हो। एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन द प्रोसीजरल नॉलेज, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देके। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग द इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तरों को आप अस्वीकार करेंगे और उसमें दंडित करेंगे। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, बच्चों को सहजनात्मक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर आप बच्चे को इनकरेज करते हैं इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा। रेस्ट ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, तो सीटेट में आप डायरेक्ट आंसर्स खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। After observing the students are struggling to proceed further on ongoing activity, a teacher decided to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy teacher will demotivate the children to learn, act as a scaffold for learning, cause withdrawal tendency among students, be meaningless in process of learning। ठीक है, देखिए इस स्टेटमेंट में क्वेश्चंस में क्या पूछा गया कि किसी गतिविधि के दौरान अगर छात्रों को संघर्ष करते देख, ठीक है, एक अध्यापक बच्चों को संकेत करता है इशारे से, जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का अगर फैसला वो देता है, तो लिव वेगोत्सी के सिद्धांत के अनुसार जो टीचर्स की जो ये स्ट्रेटजी है वो कैसी है। तो अध्यापक द्वारा की गई सहायता अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, स्कैफोल्ड ऑफ लर्निंग। ठीक है, छात्रों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाड़ ढांचा कहलाता है। एक्ट एज ए स्कैफोल्ड ऑफ द लर्निंग। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो ये होगा,
डिमोटिवेट नहीं हो सकता, कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट नहीं हो सकता, बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उनको क्या क्यों और कैसे से सपोर्ट करना और इससे उनके एनालिसिस पे आना, ये एक टीचर्स का सपोर्ट होगा और ऐसे अधिगम के तहत वो बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इसमें करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, गो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉल्सबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट, कोई ऐसा एक्ट करना एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज एंड फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, लॉरेंस कॉल्बर्ग के अकॉर्डिंग किसी कार्य को इसलिए करना कि क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है। ठीक है, अब लॉरेंस कॉल्बर्ग के अकॉर्डिंग किसी कार्य को करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, यह नैतिक विकास की कन्वेंशनल स्टेज में कराता है। कन्वेंशनल, परंपरागत, चूंकि दूसरे इसे करते हैं इसलिए हम करेंगे। तो जो लॉरेंस कॉल्बर्ग थे उनकी, उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में उन्होंने बताया था कि 10 से 13 वर्ष तक के विद्यार्थी अब स्वयं नैतिक तर्कना में दूसरे मानकों को समाहित कर इस आधार पर निर्णय करता है कि दूसरों की मदद हो सकती है तथा सभी कार्य समाज के नियमों के अनुसार हो, तो इसको कन्वेंशनल बोलते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज ये 4 से 10 वर्ष के बालकों में होती है। इस चरण में नैतिकता का निर्धारण दूसरे के मानकों से निर्धारित होता है, न कि स्वयं के मानकों से। इसके पीछे का कारण यह है कि बच्चा बहुत छोटा होता है और उसमें तर्कता की, मॉरल तर्कता की अनुपस्थिति होती है, मॉरल रीजनिंग की कमी होती है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज उत्तर प्रथागत चरण जो होता है, ठीक है, पश्च परंपरागत अवस्था होती है। इस चरण में बालक पूर्णतः अपने नैतिक तर्कता का प्रयोग करके निर्णय लेता है, इसलिए यह चरण नैतिकता का, मॉरलिटी का अपर स्टेज है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 ईयर तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन with Disabilities Act 2016, which of the following term is appropriate to use? सवाल देखिए क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज? रिटार्डेड स्टूडेंट, handicapped students, student with the physical disability, student with the crippled body। देखिए उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली थी कि हमारे दिव्यांग जन, ठीक है, दिव्यांग वर्ड का यूज किया था, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए सवाल भी वहां से आया सीटेट में, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज का राइट आंसर होगा कि हमारे दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनको क्लास में कैसे डील करना है। शिक्षकों को उन पर विशेष फोकस किया गया कि दिव्यांग बच्चों पे हमें विशेष फोकस दिया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया, राइट ऑफ द पर्संस विद द डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टू यूज? स्टूडेंट विद द फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो 30 क्वेश्चंस हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। ऐसे ही सवाल आने वाले कल के एग्जाम में आपको मिलेंगे और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सवाल घूम फिर के इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से करिएगा और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और विद्या मंत्रा की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, जिनका एग्जाम है
यूपी टेट का, सी टेट का, सभी को। और आप अपने ऊपर विश्वास करिए और डू योर बेस्ट, अपना अच्छा करिए, बाकी भगवान आपके लिए अच्छा करेगा अगर आप अपने लिए अच्छा करेंगे तो अपना बेस्ट देके। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए सबसे पहले, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस नॉलेज को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, जिससे लोग सीटेट के लिए लाभान्वित हो सके, ठीक है। और अगर आपको वाकई ये लगे कि ये वीडियो हमारा क्वालिटी वीडियो है, आपको अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो ले के आते रहेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम कल है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।